शुरुआत होती है पंचायती राज संस्थाओं की 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदड़ी गांव से होती है। 24 अप्रैल अपने आप में इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। इसी दिन केशवानंद भारती फैसला भी आता है। अगर आप ये पूरी टेबल याद रख लेते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आप ये मान के चलिए कि वो आप लोगों के अलावा कोई और सॉल्व नहीं कर पाएगा। 16वीं वित्त आयोग का गठन हुआ है 31 दिसंबर 2023। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाएंगे, याद रखना है। ये स्वच्छ भारत मिशन याद आते ही सबसे पहले आता है कि आवासीय एवं शहरी मंत्रालय होगा, बट यहाँ पर आवासीय शहरी मंत्रालय नहीं है। 4 श्रेणी के पुरस्कार हो गए। दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार, दूसरा नानाजी दाशमुख, तीसरा बाल हितैषी, चौथा GVP यानी कि ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। हम इन ग्राम में अटकते रहते हैं। क्वेश्चन है राजीविका, हमारा ध्यान चला जाता है यहाँ पर, हमारा फोकस रहता है यहाँ पर, और जब ये पूछा जाता है तो हम कहते हैं कि ये तो अलग लेवल का देखता है। हाँ जी साथियों नमस्कार, इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर 3 में चैप्टर 3 चल रहा था। चैप्टर 3 के 3 पार्ट्स आ चुके हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। इस चैप्टर के बाद आपको MCQs की भी हम PDF देना स्टार्ट कर देंगे और आपको नोट्स दिए जाएंगे। तरीका वही रखना है हर क्लास में, मैं बताता हूँ आपको। जब हम आपको नोट्स दे देंगे PDFs आपको मिल जाएंगी, उनका प्रिंट निकालिए, एक पेज पीछे लगाइए और इस चैप्टर के अंत में उन नोट्स के साथ ही हम आपको एक इंडेक्स बना के दे देंगे। हम ही बना के दे देंगे आपको एक इंडेक्स, उस इंडेक्स को बिल्कुल आगे लगाइए। ये आपका एक चैप्टर तैयार हुआ, पिन मार के रखिए सिंगल। अगला चैप्टर आ जाए वही एक पेज पीछे, इंडेक्स वाला पेज आगे और पिन मार के रखिए। इस नोट्स को क्लास लेने के बाद आप नोट्स आपको मार्केट में खूब मिल जाएंगे, आप खुद भी बना सकते हैं। इन नोट्स को आपको बनाना है बेसिक ग्रेवी, थिक ग्रेवी, उसके बाद इसमें चीज़ें ऐड करनी है। तो आपको ये ग्रेवी जो है, इस ग्रेवी में केवल ग्रेवी से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको अपना मसाला भी डालना पड़ेगा। अलग पेन लीजिए, कोई आपको अपडेट मिलता है, करंट में अपडेट मिलता है, उस अपडेट को वहीं उसी पॉइंट के पास दूसरे कलर के पेन से नोट डाउन कर लीजिए। एक आधे कलर के पेन रखना शुरू कर दीजिए, क्या जरूरी थोड़ी है कि वाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन। अलग अलग तरीके के 3-4 तरीके के पेन लीजिए, अपडेट कीजिए, एकदम इतना शानदार नोट्स बनेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 हमने कर चुके थे, चैप्टर 3 का 3 पार्ट कर चुके थे, चैप्टर 3 का चौथा पार्ट हम देखने वाले हैं। ये देखिए, ये हमने लास्ट क्लास में एंड किया था और ये 4 पार्ट चैप्टर 3 के 3 क्लासेज में हम ये 4 पार्ट कर चुके हैं। 6 पार्ट में हमने तोड़ा था। अब हम 5वां पार्ट स्टार्ट करेंगे, पंचायती राज और ग्रामीण शासन को मजबूत बनाना। यानी पंचायती राज एंड मजबूत बनाना, स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूरल ग्रामीण शासन गवर्नेंस। मैं आपको पढ़ाते समय हमेशा बोलता हूँ, किसी भी मौके पर जब आप पढ़ रहे हो आपके माइंड में ये चीज़ थॉट रहना चाहिए कि हमारा मेन हेडिंग क्या है, उसके दायरे में रहकर हमें ये चीज़ें पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं। पहले हम पंचायती राज के बारे में देखते हैं। पंचायती राज की संरचना देखते हैं। पॉलिटी का आपका टॉपिक है, बट इकोनॉमी में हम पढ़ रहे हैं तो एक बार बेसिक देख लेते हैं। तो 3 त्रिस्तरीय संरचना हमारे यहाँ पर अपनाई गई है। पहले स्तर है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। ग्राम पंचायत प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय है। कैसा निकाय है? निर्वाचित। निर्वाचित का मतलब जिसे चुना जाए, जनता द्वारा चुना जाए, जनता जिन्हें चुने। पंचायत समिति स्थानीय राजनीतिक निकाय है, लोकल राजनीतिक। क्या ये लोकल पॉलिटिकल निकाय है? क्या ये लोकल ज्योग्राफिकल निकाय है? स्थानीय भौगोलिक निकाय है क्या? नहीं। स्थानीय आर्थिक निकाय है क्या? नहीं। स्थानीय राजनीतिक निकाय जो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच कार्य करता है। ठीक है, जिला परिषद। एक जिला स्तर पर आप अधिकतर लोग ग्रामीण परिवेश के होंगे, इन सब चीज़ों से परिचित होंगे और पॉलिटी में भी आप ये सब चीज़ें पढ़ते ही हैं। जिला स्तर पर स्थानीय निकाय है। जिला स्तर पर कैसा निकाय है? स्थानीय निकाय है, जो ग्रामीण आबादी को आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने का कार्य करता है। जिला स्तर पर ग्रामीण आबादी के लिए कौन सा होता है? जिला परिषद। ठीक है, तो ग्रामीण आबादी के लिए निम्न स्तर पर कौन सी हो गई? ग्राम पंचायत। मध्य स्तर पर कौन सी हो गई? पंचायत समिति। और टॉप स्तर पर हो गई जिला परिषद। ठीक है साथियों, ये हमने बेसिक आइडिया लिया है बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत होती है पंचायती राज संस्थाओं की 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदड़ी गांव से होती है और जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ये चालू किया जाता है। संवैधानिक दर्जा इसको 24 अप्रैल 1993 के दिन मिलता है। 24 अप्रैल अपने आप में इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। इसी दिन केशवानंद भारती फैसला भी आता है।
इससे 20 साल पहले यानी 1973 में इसी दिन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी दिया जाता है, तो पंचायती राज दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। पंचायती राज में आर्टिकल 243 को 243 में पंचायती राज से संबंधित सारे प्रोविजन डाले गए हैं, जिसमें शक्तियों का वर्णन जो है वो किस में है, 243G में। तो शक्तियों का वर्णन किस में है, 243G। जिसके पास शक्तियाँ होती हैं उसके आगे सब जी जी करते हैं, तो 243G। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 1994 में इसमें संशोधन होता है तथा पंचायती राज नियम 1996 में लागू होते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो पॉलिटी के फैक्ट हैं। वर्तमान में 33 जिला परिषद कार्यरत हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, याद रखना है। अब देखिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक चीज देखिए, पंचायती राज संस्थाएं, साथियों पंचायती राज संस्थाओं के लिए किसी भी पंचायती राज संस्था को या किसी भी संस्था को या किसी भी निकाय को या किसी भी बॉडी को फंक्शन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, उद्देश्य, मानसिकता और भावना और जोश, ये सब तो हैं ही, नियम कानून सब हैं, लेकिन किसी भी फंक्शन की, किसी भी बॉडी की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होता है फाइनेंस। तो फाइनेंस कैसे प्रोवाइड किया जाए, और जब तक फाइनेंस नहीं होगा तब तक उस संस्था में आप कितने भी बोल बच्चन कर लीजिए वो संस्था कारगर साबित नहीं होगी। तो फाइनेंस यानी वित्त, तो वित्त की को कैसे पंचायती राज संस्थाओं तक पहुंचाया जाए। पंचायती राज संस्थाओं की जो शक्तियों का उल्लेख 243G में किया गया है, जब तक उनके पास वित्तीय व्यवस्था नहीं होगी, वित्त संपूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं होगा, वो किसी भी योजना को, किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो वित्त के लिए, वित्त डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा एक कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं। ये हम रिकमेंडेशन देखते हैं। देखिए पंचायती राज्यों को अनुदान जो दिया जाएगा वो किस तरीके से दिया जाएगा, वो 15वें वित्त आयोग ने बताया है। तो ये 15वें वित्त आयोग की 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। इसके अध्यक्ष NK सिंह जी थे, और इन्होंने क्या वित्त आयोग ने वित्त आयोग, सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में मेंशन है। केंद्र में 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें 15वें वित्त आयोग ने जो दी हैं उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, उन चीज़ों पर हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले ये है केंद्र द्वारा, देखिए पहले बेसिक एक बार समझते हैं। ये यहाँ पर जनता है, इसमें कॉरपोरेट्स भी हैं और भी लोकल जनता है, इनकम टैक्स पेयर हैं, GST पेयर हैं। यहाँ से टैक्स जनरेट होता है। ये जो टैक्स जनरेट हुआ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स इकट्ठा हुआ है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स अमाउंट इकट्ठा हुआ है, हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, महीना दर महीना पढ़ते हैं कि इस साल GST इतना इकट्ठा हुआ है, GST रेवेन्यू में इतने की वृद्धि हुई है, इतनी कमी हुई है। अब जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्स इकट्ठा हुआ है, इस टैक्स का डिवोल्यूशन किया जाता है, यानी कि ये वितरण करेगी राज्यों को। केंद्र सरकार राज्यों को जिस अनुपात में टैक्स वितरित करेगी वो अनुपात क्या होगा, और राज्य आगे जिस अनुपात में स्थानीय निकायों को, जिसमें पंचायती राज भी आएंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी आएंगे, और शहरी लोकल स्थानीय निकाय यानी अर्बन लोकल बॉडीज भी आएंगी, ये पूरा चक्र में वित्त का वितरण किस तरीके से होगा वो बताता है वित्त आयोग। वित्त आयोग आर्टिकल कौन से में है ये आपको बताना है। और अब हम देखते हैं कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें क्या दी हैं। तो 15वां वित्त आयोग कहता है 41% प्लस 1% केंद्र द्वारा राज्यों को मिलने वाले करों का हिस्सा होगा, यानी कि 41% पहले था, फिर बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जब अलग किया गया तो उसमें 1% राशि स्थानीय निकायों के लिए दी गई है। और तो क्या होगा, केंद्र द्वारा राज्यों को कितना प्रतिशत दिया जाएगा, 41% प्लस 1%। केंद्र के पास जितना भी इकट्ठा हुआ है टैक्स उसका 41% प्लस 1% यानी कि 42% राज्यों के पास वितरित हो जाएगा। अब राज्य सरकारें आगे अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत राज संस्थाओं यानी स्थानीय निकायों को वह आगे इस टैक्स का वितरण करेंगी। तो
स्थानीय सरकार हेतु हम जानते हैं वित्त का वितरण जनसंख्या के अनुपात में होगा। हम जानते हैं कि जनसंख्या का अनुपात 75% ग्रामीण और 25% शहरी है, जो मोटा मोटा हम बोलते हैं। 75.1% ग्रामीण जनसंख्या और 24.9% शहरी जनसंख्या। तो उसी अनुपात में वित्त का वितरण आगे किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? स्थानीय सरकार हेतु पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाएगा 75.1% और शहरी निकायों को दिया जाएगा 24.9%। इसमें से राज्य द्वारा के पास जो आया है 6.75% राज्यों के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का हिस्सा हो गया। नेट टैक्स रेवेन्यू, उसका हिस्सा कितना होगा? नेट टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा होगा 6.75%। बाकी पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में जनसंख्या के अनुपात में वितरित होगा। हमें अनुपात याद रहे नहीं रहे तो भी हमें याद रखना है कि यह जनसंख्या के अनुपात में वितरित होगा। इसके बाद आप देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को जो 75.1% मिला है, वो पंचायती राज संस्थाओं के जो 3 स्तर हमने देखे, उन तीनों स्तरों में वितरित होगा। किस तरीके से वितरित होगा? इस अमाउंट का, ये अमाउंट का 75% जाएगा ग्राम पंचायत को, 20% जाएगा पंचायत समिति को और 5% जाएगा जिला परिषद को। अर्थात ये जो फंड आया केंद्र से राज्यों के पास, ये राज्यों के पास आया है, इस फंड का 75.1% गया पंचायती राज संस्थाओं के पास। ये जो 75.1% आया, ये 3 पार्ट में बटेगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये बटेगा 75%, 20% और 5% में। साथ ही अब हम देखेंगे कि शहरी निकाय जो है, अर्बन लोकल बॉडी, शहरी स्थानीय निकाय, जिनको 24.9% मिल रहा है, वो किस हिसाब से ये 24.9% का वितरण भी एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये किन कार्यों में इसको खर्च कर सकते हैं। तो कैसे 24.9% जो शहरी निकायों के पास आया है, वो किस तरीके से खर्च होगा? 55% तो राशि मूलभूत सुविधाओं के मूलभूत कार्यों में खर्च होगी, 40% राशि राष्ट्रीय और राज्य की जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में खर्च होगी और 5% अन्य कार्यों में। यानी शहरी निकायों के पास जो राशि आई है उसका 55% मूलभूत कार्यों में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों में खर्च होनी आवश्यक है। 40% राशि राष्ट्रीय और राज्य की जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में, यानी कि सेंटर सेक्टर भी योजना हो सकती है, सेंटर स्पॉन्सर्ड भी योजना हो सकती है। और 5% राशि अन्य कार्यक्रम में, जैसे जेंडर इक्वलिटी को लेकर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या फिर पॉपुलेशन को लेकर, तो उनमें 3%, 2% इस तरीके से करके ये शहरी निकायों का वितरण है कि इनके द्वारा, इनके पास जो आने वाला खर्चा है वो किस तरीके से वितरित होगा। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, ये देखिए क्षैतिज वितरण 15वें वित्त आयोग ने दिया है। ये वितरण ये कहता है कि किस केंद्र द्वारा राज्यों को तथा राज्य द्वारा जिलों को जिस अनुपात में पैसा दिया जाएगा उसका आधार क्या होगा। मान लीजिए राजस्थान के पास 100 रुपये आए, तो राजस्थान जैसलमेर को कितना देगा, पाली को कितना देगा, सवाई माधोपुर को कितना देगा, गंगानगर को कितना देगा और उदयपुर को कितना देगा। तो क्या इनका कोई आंकड़ा है? या फिर जो अग्रणी जिले हैं, जयपुर राजधानी है, जोधपुर पर कैपिटा इनकम में जोधपुर अलवर भी जिले ऊपर आते हैं, उनको ज़्यादा मिलेगा। तो इसके लिए आधार निश्चित किया गया है। पहला आधार किया गया है कि इनकम डिस्टेंस, यानी आय से दूरी। ये इनकम डिस्टेंस क्या होती है? इनकम डिस्टेंस का मतलब है कि जिस राज्य के लिए वित्त का निर्धारण करना है, आप पहले पूरे देश में राज्यों की औसत आय निकालेंगे, फिर उस औसत आय को मैक्सिमम, एक तो निकलेगी इसमें तीन फैक्टर निकलेंगे। एक तो निकलेगी इसमें औसत आय, एक निकलेगा वो राज्य जिसकी मैक्सिमम आय है, और तीसरा वो राज्य जिसके लिए आय निकालनी है। अब जिस राज्य के लिए आय निकालनी है
उसकी आय मैक्सिमम आय वाले राज्य से कितनी दूर है, इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा वरीयता दी गई है। मतलब समझिए, मान लीजिए पूरे भारत की आय 100 रुपये है, जिसमें महाराष्ट्र अकेला 25 रुपये की आय करता है, गुजरात की आय 20 रुपये है, राजस्थान की आय 8 रुपये है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, असम की आय 1.5 रुपये है, और किसी एक तमिलनाडु की आय मान लीजिए 12 रुपये है। अब मुझे ये 100 रुपये में से 25, अगर मैं 100 रुपये में से अधिकतर भाग महाराष्ट्र को दे दूंगा तो महाराष्ट्र तो ऑलरेडी लीडिंग में है। मुझे आवश्यकता यहाँ पर किसको ज़्यादा देने की है, असम को, क्योंकि असम की स्थिति खराब है। तो मैं देखूंगा कि 25 रुपये ये मैक्सिमम जिसके पास है, उससे जिस राज्य को लिए मैं मुझे निर्धारित करना है उसकी दूरी कितनी है, इन दोनों का अंतर कितना है। इन दोनों का अंतर इस केस में आता है 23.5, यह आता है असम के केस में। और अगर मैं ये अंतर निकालता हूँ गुजरात के केस में, तो गुजरात के केस में ये अंतर आएगा 25 - 20 यानी 5। अब ये अंतर देखिए कि अधिकतम आय तक पहुँचने के लिए इसको 23.5 अंकों की ज़रूरत है और इसको 5 अंकों की ज़रूरत है। तो ये अंक, इन अंकों का जिसकी दूरी सबसे ज़्यादा होगी उसको 45% का भार दिया गया है, यानी कि ये फैक्टर को 45% ध्यान में रखा जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अंक भार किसका है, इनकम डिस्टेंस, आय से दूरी का। आय से दूरी क्या है, जिस राज्य के लिए निकालना है और जो मैक्सिमम, जिस राज्य की आय मैक्सिमम है उनकी दूरी का अनुपात, उनकी दूरी। दूसरा लिया हुआ है, अब देखिए ये जिलों में भी लागू है। एरिया को दिया गया है 15% और पॉपुलेशन को भी दिया गया है 15%। यानी कि भरतपुर और जैसलमेर की अगर मैं बात करता हूं तो जैसलमेर का एरिया बहुत बड़ा है, भरतपुर में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, जयपुर में भी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो केवल पॉपुलेशन को ही मुद्दा ना रखा जाए, वहाँ के एरिया को भी रखा जाए। तो एरिया और पॉपुलेशन का भार कितना है, 15% और 15%। फिर देखा जाता है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, जननांकिकी, अर्थात उस राज्य ने, अगर राज्यों के बारे में बात हो रही है तो, या उस जिले ने, अगर जिलों के बारे में बात हो रही है तो, उस जिले ने अथवा उस राज्य ने अपनी जननांकिकी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या काम किए हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल पे कैसा काम किया है, सेक्स रेशो बढ़ाने के ऊपर कैसा काम किया है, कितनी योजनाएं चलाई हैं जिनसे सेक्स रेशो बढ़ा है, कितनी योजनाएं चलाई हैं जो जीवन प्रत्याशा है उसको इम्प्रूव करने में काम आ रही है। तो जिसने ज़्यादा अच्छा काम किया है उसको ज़्यादा मिलेगा, और इसका भार कितना है, 12.5%। फॉरेस्ट और इकोलॉजी, वन क्षेत्र में और पर्यावरण क्षेत्र का भार है 10%। और टैक्स और फिस्कल एफर्ट, किस राज्य ने या किस जिले ने टैक्स एफर्ट, टैक्स कलेक्शन के लिए और टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, टैक्स से आए हुए पैसे को जनता की सेवा में लगाने के लिए और टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने के लिए भी बिना जनता पर भार डाले कितना एफर्ट किया है, तो उसके लिए है 2.5%। आपको इसमें याद रखने वाली चीज़ें क्या क्या हैं, सबसे अधिक है इनकम डिस्टेंस पे और सबसे कम है टैक्स पर। और अगर आप ये पूरी टेबल याद रख लेते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आप ये मान के चलिए कि वो आप लोगों के अलावा कोई और सॉल्व नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये 15 वित्त आयोग की हमारी सिफारिशें थी। इसके बाद हम देखते हैं 6वां वित्त आयोग। बहुत सवाल पूछे गए हैं 6वें वित्त आयोग से पिछले पास्ट में, अलग अलग सवालों, अलग अलग परीक्षाओं में। ये राज्य वित्त आयोग है, 6वां राज्य वित्त आयोग। जैसा केंद्र सरकार वित्त आयोग बनाती है, जैसा केंद्र में वित्त आयोग बनता है, केंद्र सरकार नहीं बनाती है, ऐसे ही राज्य में बनता है। तो ये 16वां वित्त आयोग केंद्र सरकार का है, भारत सरकार का, और 6वां वित्त आयोग राजस्थान का है। राजस्थान का देखते हैं पहले। गठन इसका 12 अप्रैल 2021 को हुआ है। प्रद्युमन सिंह इसके अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं अशोक लाहोटी और सचिव हैं SC देराश्री। ये इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई हैं, बाकी लक्ष्मण सिंह जी भी इसके सदस्य हैं। तो प्रद्युमन सिंह जी अध्यक्ष हुए, अशोक लाहोटी इसके सदस्य हुए। 16 वित्त आयोग जो है, इस 16 वित्त आयोग का गठन हुआ है 31 दिसंबर 2023। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाएंगे। 16 वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट अभी देगा। वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए निर्मित होता है और 5 वर्ष बाद वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो ये 2023 में हुआ है, 2028 में ये अपनी रिपोर्ट देगा। तो 31 दिसंबर 2023 को ये गठन हुआ है। कार्यकाल है 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष, यानी 2031 तक ये काम करेगा। उसके बाद अपनी रिपोर्ट देगा कि आने वाले इतने सालों में जो चेंज हुए हैं, अब टैक्स किस तरीके से वितरित होना चाहिए राज्यों और आगे के लिए। तो इसके अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया।
सदस्य हैं अजय नारायण झा, AN झा। सदस्य भी आप इसको याद ही रखिए, अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा और सौम्यकांति घोष। ये चारों सदस्यों के नाम आपको याद रखने हैं। अरविंद पनगड़िया जी का नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं। ये अभी G20 मीटिंग में शेरपा भी थे, उससे पहले नीति आयोग के भी सचिव रहे हैं, और नीति आयोग के और इसमें 16 वित्त आयोग के जो सचिव हैं वो हैं श्री ऋत्विक पांडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्यकाल ऐसी चीज़ है जहाँ से कन्फ्यूजन करके पूछ सकता है कि कब से होगा। अध्यक्ष पूछे जाएंगे, मेंबर्स पूछे जाएंगे। मेंबर्स में अभी रिसेंट में कुछ अपडेट आया था, वो भी एक बार आपको बता देंगे हम, कि किसी एक मेंबर ने शायद इस्तीफा दिया था, तो एक बार वो भी चीज़ देख के बता देंगे। तो ये 16 वित्त आयोग को लेकर आपके बनने वाले प्रश्न हैं। 15 वित्त आयोग पे आते हैं। इसकी अवधि 2020-21 से लेकर 2025-26 तक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग बनता है, आप जानते हैं। वितरण का अनुपात 6वें राज्य वित्त आयोग ने भी इसी का रेफरेंस लिया है। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये 5, 20 और 75 का अनुपात है, जो हमने पंचायती राज संस्थाओं वाला अभी देखा था। अनुदान का विभाजन के आधार क्या है, जो जनसंख्या हम बात कर रहे हैं वो कौन सी जनसंख्या है, 2011 की, उसी के अनुपात में तो 75.1 और 24.9 था। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, बेसिक अनटाइड अनुदान और बेसिक टाइड अनुदान। अनटाइड यानी कि खुला हुआ और टाइड यानी कि बंधा हुआ। तो बेसिक अनटाइड जो अनुदान है उसका प्रतिशत कितना है, 40%, और टाइड का 60%। तो अनटाइड अनुदान में क्या क्या आएगा, इसका यूज़ कहाँ होगा, वेतन और प्रशासनिक व्ययों को छोड़कर, यानी वेतन और प्रशासनिक व्ययों को छोड़कर बाकी के जो व्यय हैं उसमें ये खर्चा होगा, अनटाइड अनुदान में खर्चा होगा। और टाइड अनुदान में क्या होगा, वेतन वार्षिक होंगे। इसके अलावा पहले 50% स्वच्छता में और ODF स्थिति बनाए रखने में। तो पहला 50%, यह जो 60% आया, इसका 50% तो कहाँ आया, स्वच्छता और ODF स्थिति, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त स्थिति बनाए रखने के लिए। बाकी का 50% पेयजल, जल संचयन, जल पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण का मतलब रिसाइकलिंग, संचयन मतलब स्टोरेज, तो ये इसमें काउंट होगा। तो बेसिक टाइड अनुदान 60% में 50% होगा, और 40% वेतन और प्रशासनिक व्यय को छोड़कर अन्य व्ययों में होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी हमने देखा था 1.0, 2.0। अब हम देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ होता है, गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित है। देखिए कौन से मंत्रालय द्वारा है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। याद रखना है, ये स्वच्छ भारत मिशन याद आते ही सबसे पहले आता है कि आवासीय एवं शहरी मंत्रालय होगा, बट यहाँ पर आवासीय शहरी मंत्रालय नहीं है, मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय 31 मार्च 2018 को राजस्थान को ODF घोषित किया गया है। ये अपने आप में एक सवाल है, राजस्थान को ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त कब घोषित किया गया, 31 मार्च 2018 को। पहला फेज इसका 2014 से 2019 के बीच था। सेकंड फेज 2020-21 से 5 वर्षों तक के लिए इसका सेकंड फेज चलेगा। अब आते हैं बारी इसके घटक की, यानी कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स में क्या आता है, पहला है, देखिए 3 कंपोनेंट यहाँ पर हमको शो हो रहे हैं, 3 कंपोनेंट हैं इसके। तो पहला है व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, व्यक्तिगत इंडिविजुअल घरेलू हाउस होल्ड लेट्रिन्स, IHHL, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनेंगे। कैसे बनेंगे, BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, और APL यानी अबव पॉवर्टी लाइन परिवारों को शौचालय हेतु 12,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कितनी राशि दी जाएगी, 12,000 रुपये की शौचालय निर्माण के लिए। तो पहला कंपोनेंट इसका क्या हुआ, यानी घटक, घटक में पहला घटक क्या हुआ, IHHL, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय। दूसरा कंपोनेंट साथियों याद रखना है, सीधा सीधा पूछ सकता है, सामुदायिक स्वच्छता केंद्र, कम्युनिटी क्लीनलीनेस सेंटर। तो ग्राम पंचायत द्वारा, किसके द्वारा, जिला परिषद द्वारा नहीं, पंचायत समिति द्वारा नहीं, किसके द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा 3 लाख रुपए द्वारा सामुदायिक स्वच्छता केंद्र का निर्माण करना होगा। इसमें 15 वित्त आयोग से 30% राशि व्यय करने का प्रावधान है। तो 3 लाख रुपए का कौन करेगा, ये कौन करेगा, ग्राम पंचायत। कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे स्वच्छता वाले, ग्राम पंचायत 3 लाख रुपए, और 15 वित्त आयोग से जो राशि आएगी उसका 30% तक यहाँ पर हमको खर्च करने का प्रावधान इसमें लिया गया है। तीसरा है ठोस यानी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। ये पार्ट है ODF प्लस का। ODF और ODF प्लस में आपसे अंतर पूछता है।
तो ODF है खुले में शौच मुक्त, और ODF प्लस है ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट का मैनेजमेंट भी करना। अगला देखते हैं गोवर्धन गैस परियोजना जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही चल रही है। ये सब सवाल हैं, अपने आप में एक एक सवाल है, सबको ध्यान देखना है। गोवर्धन परियोजना क्या है? गोवर्धन गैस नहीं है, गोवर्धन परियोजना पशुओं के गोबर एवं जैविक कचरे से ऊर्जा एवं खाद्य उत्पादन, साथ ही गांवों की सफाई। तो दो कंपोनेंट है, एक तो गोबर व जैविक कचरे से क्या करना है, ऊर्जा बनानी है, और क्या करना है, गांवों की सफाई। क्यों करनी है गांवों की सफाई? क्योंकि ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चल रहा है। आय के क्या स्रोत होंगे? जैविक कचरे के प्रबंधन से आर्थिक अवसरों का सृजन होगा। जैविक कचरे का प्रबंधन यानी जो वेस्ट होगा उससे प्रबंधन किया, उससे गैस बनी, या उसके मैनेजमेंट से जो भी प्लांट्स लगे हैं तो उसके लिए आर्थिक अवसरों का संरचन होगा। STP प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे, बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, तो उनमें लोगों की आवश्यकता होगी, लेबर की आवश्यकता होगी, तो आर्थिक अवसरों का यहाँ भी सृजन होगा। प्रत्येक जिले में एक आदर्श गोवर्धन परियोजना स्थापित की जा रही है, जो कि दिसंबर 2024 में कुल 11 गोवर्धन परियोजनाएं। तो आदर्श गोवर्धन, यहाँ से सवाल ये नहीं है कि कितनी हो गई हैं, सवाल ये है कि आदर्श गोवर्धन परियोजना किस स्तर पर लागू की जा रही है। किस स्तर पर? प्रत्येक ग्राम पंचायत नहीं, पंचायत समिति नहीं, जिला परिषद नहीं, प्रत्येक जिले में। ये बनते हैं साथियों क्वेश्चन, और यहाँ चूकते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम याद करके चलते हैं 11 जिलों में होगी, 11 जिलों में होगी, बट जिला स्तर पर होनी है, ये चीज़ पे ध्यान नहीं देता। अब आते हैं पंचायत पुरस्कारों के ऊपर। पंचायत पुरस्कार में देखिए प्रारंभ होता है 2010-11 से, इसका प्रारंभ होता है पंचायत पुरस्कारों का। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मैंने आपको बताया था। क्यों हुआ था? क्योंकि इस दिन 73वां 74वां संविधान संशोधन लागू हुए थे और पंचायत दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार के पंचायत मंत्रालय द्वारा प्रदत्त मुख्यतः 4 श्रेणी में दिया जाता है। देता कौन है इसको? किसी भी पुरस्कार की जब आप बात करोगे तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा वो पुरस्कार कब से चालू हुआ, कब दिया जाता है, कौन देता है। तो भारत सरकार का पंचायती मंत्रालय, पंचायती नहीं पंचायत मंत्रालय। मुख्यतः 4 श्रेणी में दिया जाता है। कौन कौन सी है वो 4 श्रेणी? पहली है दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार। तो पहला कौन सा है? दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार। क्या है इसमें? प्रत्येक वर्ष कब दिया जाता है? प्रत्येक वर्ष जिला परिषद 1 को, पंचायत समिति 2 को, ग्राम पंचायत 5 को दिया जाता है। जिला परिषद 1 को, पंचायत समिति 2 को, ग्राम पंचायत 5 को दिया जाता है। दूसरा नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख पुरस्कार 1 ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। कितना पुरस्कार दिया जाएगा? 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। तीसरा बाल हितैषी पुरस्कार, और बाल हितैषी पुरस्कार 1 ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और चौथा है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। तो 4 पुरस्कार हो गए। इसमें 2019 से शुरू है, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो तीसरा हो गया बाल हितैषी। साथियों जब तक आप लिखते रहेंगे तो आपको चीज़ें याद होती रहेंगी। लिखते रहिए साथ के साथ में, जो मैं बोलता जा रहा हूँ पेन पेपर लेके बैठिए, रफ कॉपी लेके बैठिए, रफ कॉपी में लिख लीजिए। लिखते रहिए साथ के साथ में, तो आपको याद होती रहेंगी चीज़ें। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि हमने अच्छे से पढ़ा है। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार 2019 से दिया जा रही है। और कितने लाख रुपए? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए इसमें दिए जाएंगे। 4 श्रेणी के पुरस्कार हो गए। दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार पहले जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत 1, 2, 5। दूसरा नानाजी देशमुख 1 ग्राम पंचायत 10 लाख। तीसरा बाल हितैषी 1 ग्राम पंचायत 5 लाख। चौथा GVP VYP यानी कि ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार 2019 से दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। आगे देखते हैं, कुछ विशेष श्रेणी के पुरस्कार भी हैं। विशेष श्रेणी के पुरस्कार को भी देखते हैं। पहला है ग्राम ऊर्जा स्वराज्य विशेष पंचायत पुरस्कार। ग्राम ऊर्जा स्वराज्य, अब इसका एक्रोनिम आप बना लेना खुद ही, ग्राम ऊर्जा स्वराज्य GUSVPP। कितना है? देश की 3, देश की, राज्य की नहीं, ये देश लेवल पे दिया जा रहा है। 3 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को का ऊर्जा नवीकरण स्रोतों को अपनाने एवं उपयोग करने में उनके प्रदर्शन के लिए। तो 3 किसको दिया जाता है? GUSVPP 3 ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा
रिन्यूएबल एनर्जी को उन्होंने कितना अपनाया है, उसके क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा है कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत। कार्बन न्यूट्रल यानी कि जितना कार्बन वहाँ उस पंचायत से जनरेट हो रहा है उतने जनरेशन को काउंटर करने के लिए उसने प्रयास भी किए हैं। तो कार्बन न्यूट्रल का देश की 3 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतें जिन्हें पूर्ण शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त अनुकरणीय कार्य किया हो, यानी नेट ज़ीरो एमिशन, जो हमारा कब तक का लक्ष्य है 2070 तक का, तो ये भी 3 ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। तीसरा है पंचायत संबंध, अच्छा ठीक है, फिर आ जाती है पंचायत संबंधी योजनाएं। ये पुरस्कार हमारे खत्म हो गए। अब आ जाते हैं पंचायत संबंधी योजनाओं पे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। पहला है ग्राम पंचायत विकास योजना। अब देखिए योजनाएं वैसी ही हैं जैसी हमने पहले भी पढ़ी थी, पिछली क्लास में भी पढ़ी थी और शहरी भी उसमें भी पढ़ी हुई थी। कुछ योजनाएं हैं जिनको हमको डायरेक्ट याद रखना है। पहला है ग्राम पंचायत विकास योजना। कब से चालू हुई है? 2015 से। ग्राम पंचायतों का विकास योजना कब से चालू हुई है? 2015 से। अवधि क्या है? जन योजना अभियान के तहत चल रही है। 2 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक ये चलाया गया था अभियान, ठीक है। 2000 अभी इस वर्ष में, और जन योजना अभियान चलाया गया था 2015 से। ये योजना ग्राम पंचायत विकास योजना चल रही है। तो देखिए 2 अक्टूबर से 31 मार्च तक, 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन है और 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर हमारा ख़त्म होता है। अगली योजना आती है स्वामित्व योजना। योजनाओं की हम पूरी एक क्लास आपको लेकर आएंगे, उसमें आपको पूरी डिटेल में एक एक योजना कराएंगे। लेकिन अभी हमको देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी योजनाएं किस किस तरीके से चल रही हैं और क्या क्या पंचायती राज में योजनाएं हो रही हैं। तो ये कब होती है? देखिए वापस 24 अप्रैल, इंपॉर्टेंट। 24 अप्रैल के क्या क्या काम हो गए? केशवानंद भारती मामला, पंचायत डे और स्वामित्व योजना की शुरुआत। अब स्वामित्व योजना के लिए आपको याद रखने की जरूरत है डेट, आपको वैसे ही याद हो गई है 2020। इसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और राजस्व विभाग यानी रेवेन्यू, 3 डिपार्टमेंट कर रहे हैं। तो देखिए स्वामित्व योजना क्या है, अपन ये क्रियान्वयन कौन कर रहा है इसको लास्ट में देखेंगे। पहले देखते हैं योजना क्या है, उससे समझ में आएगा ये ऐसा क्यों हो रहा है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI, जो सर्वे करता है राज्य के सभी गांवों के आबादी क्षेत्रों का डिजिटल मानचित्र ड्रोन के माध्यम से तैयार करेगा तथा संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रस्तुत करेगा। तो होगा क्या इसमें? GSI ने क्या किया? ड्रोन से सर्वे किया और डिजिटल मैप बनाया। डिजिटल मैप बनाया, मैप बना के इसने ये मैप दिया ग्राम पंचायतों को। अब ये मैप किसके पास आ गया है? ग्राम पंचायतों को। तो ग्राम पंचायत क्या करेगी? ग्राम पंचायत मानचित्र के आधार पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत संबंधी व्यक्ति को पट्टा जारी करेगी। तो पट्टा जारी करने का आधा काम किसका पास हो गया? ये जो मानचित्र आया ड्रोन सर्वे के बाद, ड्रोन सर्वे से जो मानचित्र आएंगे वो करेक्ट माने जाएंगे। इसके आधार पे ये जारी करेगी पट्टा। कौन से अधिनियम के तहत? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत। वर्तमान में राजस्थान के 7 जिलों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि कितने जिलों को हो गया है। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा क्योंकि जब तक पेपर होगा तब तक बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी। बट अगर वो डेलिबरेटली इकोनॉमिक सर्वे का नाम लेके पूछता है कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कितने जिलों में हो गया है, तो 7 जिलों में हो गया है। शेष जिलों में ड्रोन सर्वे चल रहा है, इसमें कृषि भूमि शामिल। अब ये क्वेश्चन है, ड्रोन सर्वे में कृषि भूमि को शामिल किया गया है। यह स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इन 3 विभागों द्वारा चल रही है। इसमें GSI मानचित्र बनाएगा, ये इसमें कृषि भूमि भी शामिल होगी, तो कृषि भूमि शामिल इसमें नहीं है। झुंझुनू, अजमेर, कोटा, सुरई, इनमें ये चीज़ चालू हो चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। अब देखिए GSI हो गया, यहाँ ग्राम पंचायत आ गई तो पट्टा जारी किया जाएगा, और रेवेन्यू का मामला जुड़ा हुआ है तो राजस्व विभाग इसमें आ जाएगा। ऐसे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन कौन से विभाग इसमें सम्मिलित हैं। अब आते हैं अगले पे, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। ग्रामीण अन्नपूर्णा रसोई योजना हमने शहरी पढ़ी थी। इसकी शुरुआत हुई है 6 जनवरी 2024 को। डेट याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकती है। राज्य के सभी नागरिक निकायों की भांति ग्रामीण कस्बों में भी श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना द्वारा किफ़ायती दर पर पौष्टिक और श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना हमने शहरी पढ़ी थी। प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय, तो हमने वो टैगलाइन भी पढ़ी थी। हमने देखा था 30 रुपये में थाली दी जा रही थी, 8 रुपये में पड़ रही थी, 22 रुपये गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी। सिमिलर गोज फॉर ग्रामीण एरिया।
संचालन राजीविका के माध्यम से। अब देखिए, अब आपने जो राजीविका का इंडेक्स बनाएंगे, जो हमको इंडेक्स देंगे, उसमें जहाँ, या फिर आपके जो नोट्स के प्रिंट है उसमें जब राजीविका के कार्य लिखेंगे तो उसमें ये लिखिए कि श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना राजीविका चला रही है। राजीविका के कार्य में जो आपने लिखे थे हाड़ोती वाला और महिला किसान वाला, उजाला मिल्क प्रोड्यूसर वाला, तो उसमें नीचे पॉइंट ऐड कीजिए अलग पेन से और लिखिए कि राजीविका श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना को चलाने में मदद कर रही है। ये होता है वैल्यू एडिशन। आपको लिंक करना है बस। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। 891 रसोइयों के माध्यम से कितनी रसोइयाँ हैं ये कोई याद रखने का पॉइंट नहीं है। 6000 ग्राम भोज्य थाली, सॉरी 600 ग्राम जो है वो भोज्य थाली दी जाएगी, यानी 600 ग्राम का उसमें कंटेंट होगा। क्या होगा? 300 ग्राम चपाती के, दाल के 100 ग्राम, सब्जी के 100 ग्राम, चावल के 100 ग्राम। हम इन ग्राम्स में अटकते रहते हैं। क्वेश्चन है राजीविका, हमारा ध्यान चला जाता है यहाँ पर, हमारा फोकस रहता है यहाँ पर, और जब ये पूछा जाता है तो हम कहते हैं कि ये तो अलग लेवल का पेपर था। फोकस हमें चारों तरफ रखना है कि कहाँ, यहाँ से क्या क्वेश्चन एक्स फैक्टर है जो बन के निकलेगा। लाभार्थी प्रत्येक थाली 8 रुपये और राज्य सरकार 22 रुपये वो देगी, तो 300, 100, 100, 100, 600 ग्राम की थाली मिलेगी। आते हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ग्राम स्वराज अभियान में क्या है? अवधि 2018-19 से मार्च 2026 तक। अभी मुझे ये बता दीजिए कि आप इसको कैसे छोड़ सकते हैं। आपका पेपर होगा 5 अप्रैल को RSI का, कोई दूसरा भी पेपर होगा अप्रैल में, मार्च में होगा, RS की नोटिफिकेशन आ जाएगी तो RS का होगा। ये तब तक ख़त्म हो रही होगी, संभावना है पूछी जा सके, तो ऐसी चीज़ों को भी नज़र में रखना है। वित्त पोषित केंद्र राज्य का 60-40 का रेशो है। नोट, नॉर्थ ईस्ट राज्य और यूटी में 90-10 का रेशो है। तो नॉर्मल रेशो तो कितना है सेंट्रल स्टेट का? 60-40, और नॉर्थ ईस्ट राज्य और अन्य राज्यों में और यूटीज़ में 90-10। उद्देश्य क्या है? पंचायत क्षमता का संवर्धन। पंचायत की जो कैपेसिटी है, अधिकार, वित्त, सभी वर्गों में जो कैपेसिटी है उसका संवर्धन, उसको बढ़ाना है। वर्तमान में इसे पुनर्गठित यानी रिवैम्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से जाना गया है। पुनर्गठित का मतलब होता है रिवैम्ड, जिसको दोबारा से गठित किया गया है। रिवैम्ड नेशनल राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान भी इसको ले सकते हैं, तो इसके नाम से इसको जाना जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विलेज मास्टर प्लान हमने देखा था, वहाँ पे टाउन प्लानिंग में देखा था कि 20 साल के लिए बनता है। टाउन प्लानर डिपार्टमेंट देखा था शहरी क्षेत्र में। यहाँ लिंक करते चलिए, पढ़ने का तरीका, नया तरीका, असरदार तरीका जो हम बात कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो यही है। आपको लिंक करना है, कंपेयर करना है। गाँव का मास्टर प्लान 2050 को ध्यान में रख के बनाया गया हुआ है, आगामी 30 वर्षों के लिए। टाउन प्लानिंग में मास्टर प्लान आगामी 20 वर्षों के लिए था, यहाँ 30 वर्षों के लिए। ग्राम पंचायत मुख्यालय के लिए तैयार किया जाएगा। अगले 30 वर्षों में ग्राम पंचायत मुख्यालय की स्थिति क्या होगी, कितने लोग आएंगे, कितना पानी भूजल और नीचे जाएगा, कितने और कंस्ट्रक्शन होंगे, कितने स्कूल और खुल सकते हैं, जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कितना रेशो से बढ़ रही है, शहर से कितने लोग आ जाएंगे, कितने लोग पलायन कर जाएंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के एक विलेज मास्टर प्लान बना जाएगा अगले 30 सालों के लिए। भूमि की उपलब्धता का आकलन करने के बाद संबंधित गांवों में आवश्यक सुविधाओं के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान की जाएगी। तो भूमि यानी लैंड की पहचान की जाएगी। इसमें भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासीय क्षेत्र का विस्तार, खेल, पार्क, सरकारी भवन, सड़कों, यानी कि भविष्य में क्या क्या चीज़ें बढ़ेंगी, क्या क्या चीज़ें कम होगी, तो उन सब को पॉइंट को लेके हुए बनाना है विजिलेंस मास्टर प्लान। कितने वर्षों के लिए? 30 वर्षों के लिए। 30 वर्षों के लिए। अगला पॉइंट देखिए, अंबेडकर भवन योजना। अंबेडकर भवन योजना देखिए, बजट 2019-20 में इसकी घोषणा होती है। किस मुख्यालय पे? अभी तक कोई भी योजना हमने नहीं देखी जो पंचायत समिति मुख्यालय पे हो, सब ग्राम पंचायत मुख्यालय पे थी। ये पंचायत समिति मुख्यालयों पर बनेगी। एक अंबेडकर भवन बनाया जाएगा जिसकी लागत कितनी आएगी? 50 लाख रुपए प्रति भवन तक की राशि दी जाएगी। तो अंबेडकर भवन योजना में क्या है? पंचायत समिति स्तर पर 50 लाख प्रति भवन। दूसरा है पंचायत समिति भवन निर्माण। भवन निर्माण की योजना कौन कौन सी हो गई? विलेज मास्टर प्लान तो पूरे गांव का हो गया। अब आते हैं विलेज मास्टर प्लान ग्राम पंचायत लेवल पर, अंबेडकर भवन योजना पंचायत समिति लेवल पर, और पंचायत समिति भवन निर्माण, एक पंचायत समिति लेवल पर एक भवन भी बनाया जाएगा। वर्ष 2019 में राज्य सरकार द्वारा 57 नई पंचायत समितियों का गठन किया है, तो इनके लिए भवन बनाए जाएंगे। अब देखिए, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु भूखंड आवंटन अभियान, नोमैडिक ड्वेलर्स, उनके लिए भूखंड आवंटन की योजना है। क्या है? 2 अक्टूबर 2024 को ये लागू की गई है। डेट अब
याद रख लें तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। राज्य सरकार द्वारा पट्टों का इसमें वितरण किया जाएगा। अगला पॉइंट आता है, ये ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले कार्य और ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले योजनाएं हैं। फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 नहीं बोलते इसको, 5.0 बोलते हैं। अवधि 2 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक ये हुआ था। आयोजन युवा मामले, देखिए फ्रीडम फॉर रन तो युवा और खेल मामले का मंत्रालय होगा, भारत सरकार उसने चालू की है। पंचायती राज संस्थाओं में एकता रन कार्यक्रमों का आयोजन, तो कौन पंचायती राज संस्थाओं में कौन से रन का? एकता रन कार्यक्रम। एकता रन कार्यक्रम के को देके पूछ सकते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा बनने की संभावना नहीं है, बट ये देख सकता है कि एकता रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है पंचायती राज संस्थाओं से, वो किस मंत्रालय से संबंधित है, तो आपका सवाल बन सकता है। इस अभियान में राजस्थान को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हम ज़्यादा भागे, हम तो बचते ही बहुत तेज हैं। चलिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है ये योजना, एक बार थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं। ये भी ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं उसमें है। अन्य नाम है इसका वाटरशेड कंपोनेंट। क्या नाम है अन्य? वाटरशेड कंपोनेंट। फेज सेकंड है इसका, 1 अप्रैल 2022 से लागू हुआ है। वित्त पोषित केंद्र राज्य का रेशो अधिकतर 60-40 ही रहता है। अगर कहीं अलग आए तो याद रखिए, 60-40 को याद रखने की जरूरत नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ 15 नवंबर 2023 को खूंटी झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कब किया गया? 15 नवंबर 2023 को। शुरुआत 16 दिसंबर, ये तो हुआ प्रारंभ, शुरुआत हुई 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक। 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक विकसित भारत संकल्प यात्रा चली हुई है। तो कितने दिन की? लगभग 40 दिन की यात्रा है। हमारा संकल्प विकसित इसका उद्देश्य था। ठीक है साथियों, लाभ क्या क्या हैं? चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य जांच एवं आयुष्मान भारत कार्ड बनेंगे, स्वास्थ्य जांच होंगी, eKYC होगी। गैस कंपनियों के लिए गैस कंपनियां जो है वो PM उज्ज्वला योजना के तहत जो सब्सिडियां मिल रही है उनकी बात होगी। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, राज्य स्तर की बैंकर्स समिति ये क्या करेगी? PM सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और KCC किसान क्रेडिट कार्ड, इन तीनों का कंबाइंड की मॉनिटरिंग का जिम्मेदारी किसकी? राज्य स्तरीय बैंकर समिति की। खेल विभाग क्या देखेगा? माई भारत, मतलब वॉलंटियर देख रहा है, मतलब देखेगा, मतलब देख रहा है। खेल विभाग की ये स्कीम है, योजना है, या प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट तो नहीं, योजना है, योजना ही कह सकते हैं इसको। पंचायती राज विभाग द्वारा प्रश्नोत्तरी लागू की गई। प्रश्नोत्तरी लागू तो क्या होती है? प्रश्नोत्तरी लागू योजना होती है। प्रश्नोत्तरी चलाई गई है क्विज टाइप में। विकसित भारत विकसित राजस्थान लोकार्पण 16 फरवरी 2024 को 200 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया है। तो ये डेट आप याद रख लीजिए, क्योंकि विकसित अभी जो नीतियां आ रही हैं जितनी भी, उनमें विकसित राजस्थान सबसे इम्पोर्टेंट है। तो विकसित भारत और विकसित राजस्थान, तो इसकी डेट याद रख लीजिए। इसकी डेट याद रखना थोड़ा सा मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 16 फरवरी 2024, इससे 3 दिन पहले 13 फरवरी 2024 को ही PM सूर्यघर योजना आई थी। आगे देखते हैं, हर घर तिरंगा अभियान आया था। हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था, आपको याद होगा, 13 से 15 अगस्त 2023 में चलाया गया था। नोडल एजेंसी पंचायती राज विभाग थी इसकी। पंचायती राज विभाग के काम देख रहे हैं हम, है ना। राजस्थान में कितने झंडे फहराए इससे कोई मतलब नहीं है। ग्रामीण और कृषि, अब ये देखिए, अब जो हमारा 5वां सेक्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जिस चैप्टर को हमने 6 खंडों में बांटा था, 5 खंड कंप्लीट हो चुके हैं। ये आखिरी खंड है, ये इस चैप्टर का आखिरी खंड है। मैं आपको छठा खंड दिखा देता हूँ। छठा खंड दिखा देते हैं आपको। ये 5 खंड हो चुके हैं, 1 2 3 4 5। अब है समावेशी और सतत ग्रामीण गैर कृषि विकास को बढ़ावा देना। समावेशी और सतत ग्रामीण गैर कृषि विकास को, हाँ, समावेशी, ये छठा पॉइंट है। वह सतत ग्रामीण, अभी तक ग्रामीण विकास हमने पूरा देख लिया। अब देखना है गैर कृषि विकास। गैर
कृषि विकास को बढ़ावा देना। ठीक है साथियों, अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें एक संस्था है रूडा। क्या नाम है उस रूडा का? ग्रामीण और कृषि विकास प्राधिकरण, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, रूडा। जो मैंने आपको पेज बताया था, एक पेज बनवाया था कि RHB लिखिए, रूडसी को लिखिए, रूडा लिखिए, रूडा में लिखिए, रूडा के आगे नवंबर 1995, याद रखना। ये उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऐसे बिजनेस, ऐसे व्यवसाय जिन जो कृषि से संबंधित नहीं है, उनको बढ़ावा देने का काम करना है इसके थ्रू। गैर कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देगी रूडा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है, गैर कृषि क्षेत्रों को। ठीक है, क्या बढ़ावा देगी भाई? कैसे बढ़ावा देगी? गैर कृषि क्षेत्र हैं तो उनको GI टैग दिलवाने में सहायता कौन करेगा? रूडा। तो ये अपने आप में प्रश्न है कि रूडा का काम में क्या है? GI टैग दिलवाएगी। राजस्थान में 21 वस्तुओं को GI टैग प्राप्त है। फर्स्ट बीकानेरी भुजिया थी, 16वीं सोजत मेहंदी थी, 17वां पिछवाई कला थी, 18वीं जोधपुरी बने। इस तरीके से पूरी लिस्ट बनी हुई है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की ऐसी पूरी लिस्ट है, GI टैग की ऐसी पूरी लिस्ट बनी हुई है। तो इसका काम क्या है रूडा का? रूडा के बारे में 1995, नवंबर 1995, गैर कृषि क्षेत्र, GI टैग, 3 चीज़ें देख चुके हैं अभी तक हम। अगला देखिए, ये 21वां काशिदाकारी को मिला था बीकानेर का। ठीक है, रूडा 3 उप क्षेत्रों के अंतर्गत अपनी गतिविधियां करता है। तो 3 उप क्षेत्र कौन कौन से हैं? चमड़ा, ऊन और लघु खनिज। तो चमड़ा को मैं लिख देता हूँ लेदर, इसको लिख देता हूँ ऊन को वूल, और इसको लिख देता हूँ मिनरल्स, माइनर मिनरल्स। तो कौन कौन से 3 क्षेत्र होंगे बताइए? पहला, रूडा किन किन उप क्षेत्र में काम करेगा? पहले तो गैर कृषि में करेगा। तो गैर कृषि, कृषि से अलग होने चाहिए। तो BMW का नाम सुना है आपने, जैसे BMW स्पीड में लेके जाती है, ऐसे ही गैर कृषि क्षेत्रों को स्पीड देने का कार्य रूडा करती है। BMW की जगह बस ये LMW करता है, LMW। BMW की जगह LMW। L का मतलब लेदर यानी कि चमड़ा, M का मतलब माइनर, 2 बार आएगा, माइनर मिनरल, लघु खनिज, और W का मतलब ऊन, वूल यानी ऊन व वस्त्र। बताइए कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे बताइए। वित्त का प्रमुख स्रोत याद रखने का तरीका क्या है? BMW की जगह जैसे BMW स्पीड में लेके जाता है, ऐसे LMW लेकर जाएगा। वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? राज्य आयोजना मद, मतलब आयोजना, प्लानिंग से जो प्लानिंग का जो कंपोनेंट है, खर्चे में जो बजट में प्लानिंग के कंपोनेंट से यहाँ पर आता है। राज्य आपदा मोचन निधि, आपदा मोचन यानी कि डिजास्टर रिलीफ फंड, ये वित्त का सोर्स ये 2 हैं। भारत और राज्य का स्थान अनुपात इसमें याद रखना है, सेंटर और स्टेट का अनुपात कितना है? 75-25। देखिए मैंने आपको कहा था 60-40 के अलावा जो होगा, 60-40 और 90-10, नॉर्थ ईस्ट के लिए 90-10 होता है, उसको छोड़ के अगर कुछ अलग आता है तो आपको याद रखना है। तो रूडा में बोल दीजिए एक बार फटाफट, रूडा नवंबर 1995 में रूडा हुआ। गैर कृषि क्या करेगा? ये GI टैग दिलवाएगा एक तो। 3 इसके उप क्षेत्र हो गए, LMW, लेदर, माइनर मिनरल और वूल यानी ऊन और वस्त्र। और ये क्या करेगा? वित्त राज्य राजस्थान आयोजना मद से खर्चा लेगा। सेंट्रल स्टेट का कितना रेशियो है? 75 और 25। ये ध्यान रखना, यहाँ रूडा खत्म है। रूडा से कुछ भी क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हो गई। ये GI टैग वगैरह दिए हुए हैं, GI टैग देख लीजिए। तो साथियों यहाँ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम चैप्टर 4 की तरफ चलेंगे। आप लोगों को चैप्टर 3 के पूरे MCQ मिल जाएंगे। जैसे मैंने बताया है, पेपर लेके, पेन लेके वैसे ही पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, MCQ सॉल्व कीजिए। अभी मैं इस नोट्स के साथ आपको एक इंडेक्स भी बना के दे दूंगा। उस इंडेक्स को सबसे पहले लगाना, बाकी नोट्स को उसके बाद लगाना, पीछे पीछे एक खाली पेज लगाना। चैप्टर 3 बिल्कुल रेडी है आपका। चैप्टर 3 हो चुका है, चैप्टर 7 हो चुका है, और चैप्टर 1 से पहले के जो सारांश पॉइंट है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तीनों चीज़ें हो चुकी हैं आप लोगों की। 6 घटक में तोड़ा था। आप मुझे कमेंट में प्लीज़, कमेंट में आप लिख के बताइए कि पढ़ने का ये तरीका आपको कैसा लगा। हमने 6 खंडों में बांटा, 6 खंडों में एक एक खंड को अंदर अंदर से खोल दिया। उस खंड को खोलने के बाद जब पूरा पढ़ लिया एक खंड को, तो उसके बाद वापस गए और उसको पूरा रिवाइज किया, देख लिया कि हमने क्या क्या पढ़ा है। संभावित क्वेश्चन भी हमने क्लास में डिस्कस कर लिए। ये तरीका आपको पढ़ने का कैसा लगा है और पढ़ाने का कैसा लगा है, आप प्लीज़ अपनी राय ज़रूर रखिएगा। हम लोग आप लोगों के लिए निरंतर प्रयासरत हैं एक से बढ़कर एक चीज़ लेकर आने के लिए। आप लोग भी अपना स्नेह बनाए रखिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। पेपर आसान नहीं आने वाला, लेकिन आप लोग भी कमज़ोर नहीं हैं।
पेपर को भी ये दिखाना है कि आ जा भाई, कैसा ही पेपर आ जाए हम देख लेंगे। आप लोगों की मेहनत और हम लोगों का साथ, जंग मिलकर जीतेंगे जंग। धन्यवाद साथियों।